Welcome everyone to the next lecture, lecture 4 of chemical reactions, in which we are going to discuss about the next necessary conditions for the chemical reactions, that is pressure. तो प्रेशर किस तरह से इंपॉर्टेंट है? तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो इसका फेमस एग्जांपल है वो है अमोनिया का, अमोनिया बनने का। क्या बनने का? अमोनिया। ठीक है, तो N2 plus H2 gives NH3। क्या देता है? N2 और H2 क्या देता है आपका? NH3 देता है। तो ये हो गया आपका 2NH3, क्योंकि बैलेंस करेंगे तो ये आपका लिखना पड़ेगा ना 3H2, तो बैलेंस करना मेरे ख्याल सबको आता ही है। ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन हो गया, ये क्या हो गया? नाइट्रोजन गैस हो गया, ये आपका हाइड्रोजन गैस हो गया। यहाँ लिख देते हैं, गैस अलग से लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बगल बगल। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे 450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है, और 200 एटीएम का प्रेशर देना पड़ता है। तो एक देख सकते हो प्रेशर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रेशर अगर नहीं दोगे तो फिर आपका ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमोनिया आपका उतना नहीं बनेगा। ये याद रखना, इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन है जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। क्या अचीव होता है? इक्विलिब्रियम। तो ये वो पर्टिकुलर कंडीशन है जिससे इस पर्टिकुलर रिएक्शन से आपको सबसे ज्यादा अमोनिया मिलेगा। अगर कुछ और प्रेशर अप्लाई करोगे तो फिर अमोनिया कम मिलेगा। तो दिक्कत ऐसा समझ सकते हो, तो दिक्कत है। क्लियर है? तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर हम देते हैं तो हमें अमोनिया सबसे ज्यादा अचीव होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट। तो दिक्कत, ये भी गैस है। ठीक है, इसका नाम अमोनिया अभी है, जानते ही होंगे। ठीक है, इस रिएक्शन को हेबर्ट्स प्रोसेस भी बोला जाता है, अमोनिया का फॉर्मेशन। ठीक है, बताएंगे आप लोग आगे चलकर। ये आपका क्या है? कोई दिक्कत? क्लियर? मेरे ख्याल से सिंपल चीज था। अब इसके बाद नेक्स्ट है एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसको कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? तो आप लोग ऐसा अलग अलग है, देखो इस बुक में दिया हुआ अलग चीज है। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस substance which alters the rate of chemical reaction, alters the rate of chemical reaction. Chemical reaction, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट। पार्ट इन इट, ठीक है? कोई दिक्कत? विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट, है ना? इसको दूसरा टर्म्स में और अच्छा लिखो तो लिख सकते हो, और लिख लो अचीव सेम as it was used before the reaction। तो दिक्कत, जैसा रिएक्शन से पहले यूज करोगे, यूज बिफोर द रिएक्शन, वैसे ही तुमको बाद में भी। ठीक है, तो इट वाज यूज्ड, क्या बोलोगे? बिफोर। जैसा मतलब कहीं पे ये रिएक्शन में तुम हुआ ही नहीं इसका। ठीक है, जितना लिए थे उतना ही अमाउंट में आपको वापस मिल गया। अब यहाँ अल्टर्स लिखे हैं, देखो अभी क्या है, हम ये चीज गौर किए हैं कि 2-3 बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी 8 क्लास में आप जान लो, ऐसा भी अगर जानना है तो ठीक है, हम ऐसा बोलेंगे। अल्टर्स कहने का मतलब है कि ये इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। लेकिन याद रखना, कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, जो डिक्रीज करता है उसको इनहिबिटर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनहिबिटर्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है, और भी एक टर्म आप लोग पढ़ोगे कि कैटलिस्ट के साथ एक और चीज यूज किया जाता है, प्रोमोटर्स एंड पॉइजन। मतलब कैटलिस्ट का और रेट को बढ़ा देंगे, मतलब कैटलिस्ट तो रेट बढ़ाया और उसके साथ प्रोमोटर यूज कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ जाएगा। और अगर मान लो कैटलिस्ट यूज किए और साथ में पॉइजन यूज कर दिए
तो कैटलिस्ट जितना रिएक्शन का रेट को बढ़ाया होगा उससे वो थोड़ा कम कर देगा। मतलब कैटलिस्ट नहीं यूज करोगे तो उतना रेट तो पहले मिलेगा ही, ठीक है। अब साथ में पॉइजन यूज करोगे तो बीच के कहीं का रेट मिलेगा। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि मेरे को मैक्सिमम प्रोडक्ट नहीं मिलता है, वैसा कंडीशन दे देते। क्लियर है ना? अल्टीमेटली एक केमिकल रिएक्शन करने में क्या मेरा काम, जो प्रोडक्ट चाहिए मिले भाई, सब तक चीज बने, टूथपेस्ट बने, जितना चीज दुनिया में दिख रहा है भाई है ना, अगल बगल में सब मटेरियल ही है, तो सब कैसे बना होगा, कौन चीज देखना चाहते हो? ठीक है। तो सारा प्रोडक्ट जो भी बन रहा है तो मटेरियल्स कहीं से कुछ रिएक्शंस के थ्रू अचीव हो रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? और उन सारे केमिकल रिएक्शंस में हम एक भाई इंजीनियर है, लास्ट फर्नेस चला रहे हैं, प्रोसेस को कैसा रखेंगे? ऐसा प्रोसेस हो कि आयरन मेरे को अब पर्टिकुलर क्वांटिटी और यूज करें, सब चीज यूज करें, रॉ मटेरियल्स यूज करें, लास्ट मेरे को आयरन का प्रोडक्ट जो मिलना चाहिए उसका मैक्सिमम मिलना चाहिए, इतना सोचेंगे। तो उसके लिए जो सबसे सही कंडीशन होगा टेम्परेचर का, प्रेशर का, कैटलिस्ट का, वही हम यूज करें। तो दिक्कत अब समझ में आ रहा है बढ़िया से? ठीक है। तो कैटलिस्ट, हाँ ये बात याद रखना, इनहिबिटर्स बोलते हैं, लेकिन अभी आप लोग अगर मान लो तो ऐसा सोच लो पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ, पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब हुआ जो रेट को बढ़ाता है रिएक्शन का, और नेगेटिव का मतलब हुआ जो रेट को बढ़ाता है। ठीक है, अभी ऐसा सोच लो। ठीक है, आगे लेकिन इसमें और अच्छे से जानोगे, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट कभी ऐसे वर्ड यूज नहीं करते, ठीक है ना? अभी के लिए समझ लो, क्यों? क्योंकि आप लोग को एक समझना है कि हाँ भाई एक ऐसा चीज यूज करते हैं जिसको जो मतलब रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं लेता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन का रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो दिक्कत क्लियर है, समझ में आ गया? अब पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट, इस बात को ध्यान में रखेंगे। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बोले तो पॉजिटिव कैटलिस्ट में आप दो एग्जांपल ले लो पहले, ठीक है? पॉजिटिव कैटलिस्ट में दो एग्जांपल आपको दे देते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब ऐसा कैटलिस्ट जो रेट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट में जैसे मान लो KClO3 है, ठीक है? KClO3 आपका पोटेशियम क्लोरेट हुआ। मेरे ख्याल से आप लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में ClO3 माइनस पढ़े होंगे, क्लोरेट आयन ClO3 1 माइनस, ठीक है? उसको पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोरेट। यहाँ पे हम लोग MnO2 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? MnO2, और 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है ना, ये बहुत एक रेशियो में यूज किया जाता है। बेसिकली क्या है, इसका नाम क्या है? मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है? अब मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है ना, यहाँ पे याद रखना, ये आपका मिक्स किया जाता है, ठीक है? देखो पहले ये रिएक्शन होता कैसे, इसको पूरा बताते हैं। पहले पोटेशियम क्लोरेट को, जो पोटेशियम क्लोरेट लिया जा रहा है, इसको 700 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। कितना तक हीट किया जाता है? 700 डिग्री सेल्सियस तक। तब क्या होता है कि ये डिकम्पोज करता है, ठीक है? ये क्या करता है? डिकम्पोज करता है। तो डिकम्पोज जब करता है तो ये KCl देता है। क्या देता है? KCl प्लस O2। क्या देता है? प्लस O2। बट अब यही सोचो बात क्या है, यहाँ पे समझने का बात है। लेकिन अगर इसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, ये आपका डिकम्पोज करके जनरली इवॉल्व करता है ऑक्सीजन गैस, कहने का मतलब KCl, कुछ KClO3 भी रह रहा है, ज्यादा डिकम्पोज। अब देखो, अगर यहाँ मैंगनीज डाइऑक्साइड को 1:4 रेशियो में मिला दोगे, कितना रेशियो मिला दोगे, है ना? तो डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस एट मच लोअर टेम्परेचर। एक बात बताओ, अगर भैया ब्लास्ट फर्नेस में 700 डिग्री का टेम्परेचर देना हो तो 1500 डिग्री सेल्सियस लगता है ब्लास्ट फर्नेस में। नॉन कोई भी फर्नेस है जिसमें तुम ये रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, ये रिएक्शन कर रहे हो, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है डिकम्पोजिशन। 700 डिग्री सेल्सियस दे रहे हो, 300 दे रहे हो, पैसा किसमें खर्चा हो जाएगा? 700 डिग्री सेल्सियस में तो पैसा ज्यादा खर्चा होना जी, ज्यादा कोयला जला ना, ज्यादा ऑक्सीजन कंबसन में यूज हुआ, प्रेशर पे हाई जेट मारे, बहुत से चीज यूज हो गया, कंबसन जितना ज्यादा चीज हुआ उतना हीट हो रहा है ना, मतलब आया।
तो कहने का मतलब है कि भाई तुम चाहोगे ना कि मेरा कम से कम टेम्परेचर में हो जाए केमिकल रिएक्शन, तो उसमें क्या किया गया कि KClO3 को MnO2 के साथ 1:4 रेशियो में मिला दिया गया। कोई दिक्कत? ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 1:4। ठीक है, तो आपका ये रिएक्शन कितना डिग्री सेल्सियस पे हो गया? 300 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर मान लो ये कैटलिस्ट नहीं यूज करोगे तब कितने डिग्री पे हुआ? 700। तो तुम बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज कर दिया कैटलिस्ट आने पे। ठीक है, तो ये आपका क्या देता है? अच्छा, इसका नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। और ये आपका क्या है? ऑक्सीजन गैस। क्या आपका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस। तो दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? एक और रिएक्शन है, यही आप ले सकते हो। ठीक है, यही अमोनिया वाला ही है, पिछला वाला ही, इसमें थोड़ा एक्सपेंड कर दे, इसी में आना कर देते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आयरन कैटलिस्ट यूज करोगे ना, यहाँ पे दो चीज यूज करते हैं। देखो, आयरन भी यूज करते हैं, ठीक है, और साथ में मोलिब्डेनम भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मोलिब्डेनम। ठीक है, मोलिब्डेनम और आयरन। आयरन कैटलिस्ट है बेसिकली, पॉजिटिव कैटलिस्ट यहाँ पे जो नाम यूज कर रहे हैं। और मोलिब्डेनम आपका प्रोमोटर। क्या है? प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर होता है द सब्सटेंस व्हिच एनहांसेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। मतलब इस कैटलिस्ट से जितना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा होगा, उससे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया होगा अगर मॉलिब्डेनम साथ में यूज कर दिया होगा। तो दिक्कत इसी का, अब दोनों में से कोई भी टेक पार्ट नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन। क्लियर है ना? तो यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट। प्रोमोटर क्या होता है? द सब्सटेंस, हाँ, सब्सटेंस व्हिच एनहांसेस द रेट ऑफ कैटलिस्ट। रेट ऑफ कैटलिस्ट। तो दिक्कत क्लियर है? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो प्रेशर आपका, प्रेशर देखो, अब इस ये रिएक्शन सोचो कितना खतरनाक है। तुमको अगर मैक्सिमम अमाउंट में प्रोडक्ट देना है, तुमको इतना टेम्परेचर भी देना है, इतना प्रेशर भी देना है। कैटलिस्ट, पहला तो कैटलिस्ट यूज कियोगे तभी इतना पे हो रहा है, अगर ये यूज नहीं करते तो और ज्यादा टेम्परेचर पे। सही बात है ना? प्रेशर भी आपका क्या होता है? ज्यादा लगता है। ठीक है ना? तो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया में यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर है ना? तो यहाँ पे एक चीज समझ गए हो, मोलिब्डेनम क्या किया? आयरन अगर डाले, मान लो ऐसा सोच सकते हो कि आयरन डाले तो तुमको 600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मांग रहा है ना? साथ में मोलिब्डेनम डाल दिए तो तुमको टेम्परेचर कितना मांगा? 450, 450 डिग्री सेल्सियस। तो कम हो गया ना भाई? कम हो, आपको जितना कम एनर्जी देना पड़े रिएक्शन में उतना आपका कम खर्चा। तो तुम भैया कोई कंपनी का मालिक हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, तो क्या चाहोगे? मेरा खर्चा क्या हो? कम हो, फायदा क्या हो? ज्यादा। समझ में आ रहा ना? क्लियर है? साइंस इज फॉर सॉल्यूशंस, ये बात याद रखिएगा। साइंस हमें दुनिया में क्या सिखाता है कि हर एक चीज का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। तो दिक्कत, ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, है ना? तो मतलब आप इसको और कम करने के लिए भी कुछ होगा दुनिया में, लेकिन उसको टेस्ट आगे नहीं किया क्योंकि इतना ठीक है, फायदा हो रहा है अब अच्छा खासा, और बहुत ज्यादा अमाउंट में देखा जाए। अगर कुछ मिलेगा कि और ज्यादा हो जाए दुनिया में, ऐसा कुछ फाइंड किया गया, तो फिर इसके साथ वो भी मिलाया जाए। लेकिन वो भी डिपेंड करेगा ना इन दोनों का दाम कितना है। क्लियर है? अगर कैटलिस्ट बहुत महंगा होगा, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक कैटलिस्ट है, बहुत महंगा होता है, ठीक है, तो उसको अब केमिकल रिएक्शन में क्यों यूज करेगा? उसका अल्टरनेटिव ढूंढेगा। समझ में आ रहा ना? कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों होगा? क्योंकि अवेलेबिलिटी उसका कम है। कोई भी एलिमेंट कॉस्टली क्यों होगा? अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगा उसका। हाँ, कितना वो दुनिया में अवेलेबल है ना? तो दिक्कत क्लियर है? आगे बढ़े। कोयला आज के डेट में धीरे धीरे खत्म हो रहा, खत्म हो रहा, खत्म हो रहा। ज्यादा खत्म हो रहा तो उसका रेट क्या होगा? बढ़ेगा। बिजली क्या होगा? महंगा होगा। कोयला से ही बन रहा ना बिजली अभी तो। याद रखिएगा बात, अभी के डेट में कोयला 100 साल बाद भाई कोयला अगर मान लो सही में खत्म हो जाता है तो आपका बिजली कैसे बनेगा? ये अभी तक बहुत बड़ा रिसर्च का पार्ट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी उतना सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, और दूसरा आपका विंड इलेक्ट्रिसिटी भी अभी उतना सक्सेसफुल नहीं है।
तो बहुत पता चला आगे के जमाने में फिर से कहीं अंधेरा में तो नहीं रह रहा था। ठीक है, तो कोयला पे है अभी इतना वक्त तो जान लो। अभी जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी आप तक पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है कुछ अमाउंट में हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी ये किया जाता है, लेकिन वो सीजनल है। एक सीजन में हुआ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जमा, वैसा कोई फॉल क्रिएट करना, ये क्रिएट करना, पानी बहाना, है ना। अब झरना होगा तो जाके नीचे लगा रहे हैं कहीं पे। जहां झरना होगा वहीं पे न करोगे इसको। अब कितना करोगे, जब तक झरना चल रहा है, सीजनल में चलता है झरना, कोई बड़ा झरना वहां कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का जगह चुनना होगा, बहुत सारा चीज है। उस लेवल पे भी नहीं, अभी सोलर एनर्जी पे बात हो रहा बहुत ज्यादा, है ना, क्योंकि उससे अच्छा स्टोर कर सकते हैं। तो भैया अभी तो कोयला पे ही ज्यादा देर तुमको इलेक्ट्रिसिटी आ रहा, ज्यादातर वो सब कोयला पे, मैक्सिमम जगह पे। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। झारखंड में धनबाद है जिसको कोल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, आप लोग जब से खुल के हैं झारखंड के निवासी हैं, तो धनबाद एक शहर है जिसको क्या बोला जाता है, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। पूरे भारत के कोयले की मदद को झारखंड पूरा करता है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। बहुत स्टेट्स में सप्लाई जाता है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए, तो ये सब अब यही चीज है कि इसका भी दाम क्या वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग ये सब सारा चीज, अब बोलो ना क्यों सर ये टेम्परेचर क्लिक किए, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, मेरे को फायदा हो रहा है एज अ इंडस्ट्री मेकर, एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, यू कैन से, मेरे को फायदा हो रहा है। तो जो चीज फायदा होगा वही धंधा करोगे ना भाई, है ना। इतना सारा पॉइंट लेके क्या करोगे, धंधे करोगे। देखो नौकरी करोगे, अन्य तो दूसरे के धंधे में नौकरी में खटो। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब या तो धंधा करोगे, दूसरे तुम्हारे अंदर कटेंगे, सीए हो गया, ये हो गया, सबको हायर करोगे। ठीक है, तो धंधा करने का मतलब ये मालिक तो बन जाओगे, मालिक जैसा एटीट्यूड रखना पड़ेगा, सबको प्यार से रखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, वो सब चीज भी सीखना होगा जिसको कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। तो वो भी चीज जरूरी है। दैट इज व्हाई सारे स्कूल्स कॉलेजेस कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। पॉजिटिव कैटलिस्ट, आगे बढ़े। और दूसरा बात, हर जगह जहाँ काम करते हो वहां से रिव्यू भी बनता है ना। वहाँ के लोग भी तुम्हारे बारे में बोलते हैं कैसे, जैसे अभी पढ़ रहे हो, कैसा स्टूडेंट है, नहीं स्टूडेंट है, बहुत बात होता है। तो दिक्कत है, आगे बढ़े। चलिए, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, इसके बाद आपका नेक्स्ट है निगेटिव कैटलिस्ट। नेक्स्ट है आपका निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट में एग्जांपल भी दे लो। नेगेटिव कैटलिस्ट का एक एग्जांपल, ठीक है। वैसे तो नेगेटिव कैटलिस्ट जैसा कि बताए, इसको इनहिबिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। कैटलिस्ट जनरली जो उसी को बोलते हैं रेट को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे आप इसका एग्जांपल लिख लो, फोस्फोरिक एसिड। देखो, फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला वही पता है किसी को? तो आप लोग को एट में रिएक्शन इसका नहीं दिया हुआ, बस स्टेटमेंट से रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो फोस्फोरिक एक्ट एसिड एक्ट एज नेगेटिव कैटलिस्ट, ये एक नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कब, जब हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करते हैं। H2O2, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कोई दिक्कत, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अच्छा यहाँ पे O2 2 माइनस, इसको पेरोक्साइड आयन बोलते हैं, याद रखें। पेरोक्साइड आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। और यहाँ पे आपका जो है H2 और O2 निकलता है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये एक तरह का नेगेटिव कैटलिस्ट। फॉस्फोरिक एसिड इस रिएक्शन के लिए क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, घटाता है। क्या करता है, घटाता है। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया यहाँ तक, नेगेटिव कैटलिस्ट। उसके बाद नेगेटिव कैटलिस्ट के बाद आपका ये क्या इवॉल्व हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हो गया। नॉर्मल से बात है, रूम टेंपरेचर पे क्या होंगे, दोनों गैस होंगे। नेगेटिव मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन घटाएगा, H2 और O2 की प्रोडक्शन, मतलब इसको डिकम्पोज नहीं होने देता है। हम लोग इसको यूज क्यों कर रहे होंगे, ताकि ये डिकम्पोज ना, समझ रहे हो ना। H2O2 को तुमको
करने के लिए। अच्छा, इसी तरीके से अल्कोहल्स जो होते हैं ये भी एक नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, एक्ट एज नेगेटिव कैटलिस्ट इन सम ऑफ द रिएक्शन। लेकिन देख रहे हो ना वर्ड यहाँ पे सम ऑफ द रिएक्शंस यूज किया हुआ है, कहने का मतलब ये नेगेटिव कैटलिस्ट बहुत रेयर यूज होता है। नेगेटिव कैटलिस्ट हाँ आर यूज्ड इन used as negative catalyst in many chemical reactions. In many chemical reactions. कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से, समझ में आ गया? ठीक है, अब चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट टॉपिक में। एक इसी में मतलब आगे कोई केस नहीं हो गया, कैटलिस्ट ही लास्ट था, लेकिन कैटलिस्ट बहुत अलग अलग तरह का होता है इसलिए। तो एक और टॉपिक है जो अभी 8th में आप लोग को इंपॉर्टेंट है और कैटलिस्ट सेक्शन में, वो है एंजाइम्स। क्या है? एंजाइम्स। ये भी कैटलिस्ट ही होता है। ये क्या होता है? कैटलिस्ट होता है। किस तरह के रिएक्शन में? इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। किस तरह के रिएक्शंस में होता है? इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इस तरह के रिएक्शंस में होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस में होता है। कोई डाउट है इसमें? समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करोगे? एंजाइम्स को डिफाइन करने देगा तो इसको लिख लो, एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स made up of protein units, made up of protein units। अब प्रोटीन भी एक तरह का बायोमोलिक्यूल ही है, ठीक है ना? तो एंजाइम्स बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कुछ प्रोटीन यूनिट से बने होते हैं। क्या होते हैं? किस कुछ प्रोटीन यूनिट से बने होते हैं। दैट एक्ट्स एज कैटलिस्ट, जो चीज ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, दैट एक्ट्स एज catalyst in biochemical reactions। बायोकेमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब होगा? हाँ मतलब बायोलॉजिकल भी, और क्या मतलब किसी के बॉडी के सेल्स का रिएक्शन ऐसा सोच लो, है ना? तो बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी सेल्स ऑफ लिविंग थिंग्स, इन द बॉडी सेल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो enzymes are complex organic compound made up of protein units that act as a catalyst in biochemical reactions in the body cells of living things। कोई दिक्कत? अब देखो इसका एग्जांपल, सारा एग्जांपल इसलिए जरूरी है, तुमसे एग्जांपल ही पूछेगा, ठीक है? समझ रहे हो ना? इसीलिए अभी ये इसीलिए बोले इसको तुमको याद बहुत करना पड़ेगा, ठीक है ना? इसके लिए तैयार रहना। तो जैसे हम लोग का डाइजेशन प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? डाइजेशन, ठीक है? डाइजेशन प्रोसेस जो होता है ये बहुत स्लो होता है, ये बहुत स्लो होता है। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। डाइजेशन जो होता है इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, ठीक है? तो इसको थोड़ा फास्ट करने के लिए, ठीक है, अगर सही बात बोले तो एक मील अगर छोड़ दिया, अगर वो बॉडी में हम लोग के एंजाइम ना हो जिससे डाइजेशन होता है, छोड़ दिया जाए तो आपको अराउंड एक मील को डाइजेस्ट करने में आपको 50 साल लग जाएगा। एक मील को डाइजेस्ट करने में कितना लग जाएगा आप लोग को? हाँ, ठीक है। तो सोचो कि वो एंजाइम जो भगवान बनाया है, ठीक है, वो कितना मतलब यूजफुल है ना हमारा ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है? तो जो हाँ, ठीक है, तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ये पर्टिकुलर प्रोसेस को चलाते हैं, है ना? तो अब देखो जैसे क्या क्या है, अमाइलेज,
क्या है आपका अमाइलेज। ये एक कैटलिस्ट है, ठीक है, जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट इन सलाइवा, इट इज प्रेजेंट इन सलाइवा। एक एक करके लिखा रहे हैं सारे कैटलिस्ट जो डाइजेशन में यूज हो, ठीक है, ये सारे कैटलिस्ट जो डाइजेशन में यूज होते हैं। अमाइलेज है, इट इज प्रेजेंट इन सलाइवा। कहाँ प्रेजेंट होता है, सलाइवा। सलाइवा मतलब समझते हो ना, हाँ ठीक है। ब्रेक्स, ये इसका काम क्या है, इट ब्रेक्स स्टार्च, ठीक है, एंड इनटू सिंपल सुगर्स, इनटू, तो हम लोग जो खाते हैं उसमें स्टार्च मटेरियल होता है, उसको क्या करता है सिंपल सुगर्स में चेंज कर देता है, ये तो मुंह में ही हो जाता है, ठीक है। और नॉर्मल सा बात है, तुम अगर कोई चीज खा रहे हो तो उसको मुंह में रख के चबाते हो ना भाई, तो उसको सलाइवा के साथ पूरा मिला देते हो, समझ रहे हो ना, तो वो सलाइवा का काम है। तो दिक्कत, स्टार्च को क्या करता है, सिंपल सुगर्स में चेंज करता है। दूसरा लिखो, दूसरा अमाइलेज के बाद है पेप्सीन। तो बाबू नाम पूछेगा, एग्जांपल्स पूछता है। इन द स्टोमेक, पेप्सीन इन द स्टोमेक, स्टोमेक ब्रेक्स प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड, जो हम खाते हैं उसमें जो प्रोटीन्स होता है उसको अमाइनो एसिड्स में चेंज करता है। ब्रेक्स प्रोटीन्स इनटू, प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद लिखो, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ना, देखो तीनों मिल करके, अमाइलेज तो एक बता ही दिए हैं, साथ में दो लिखो, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, क्या है, लाइपेज, और इसके साथ में पहला वाला जो लिखा है अमाइलेज, वो भी अमाइलेज, ठीक है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पे रहता है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तीनों वहां भी पाया जाता है। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में अमाइलेज तो हम लोग के मुंह से ही जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जो खा रहे हैं उसको पहले मुंह में चबा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन हेल्प टू ब्रेक डाउन स्टार्च, हेल्प टू ब्रेक डाउन स्टार्च, ये तो जानते ही हो, स्टार्च को करता है ब्रेक डाउन। अब देखो इसके साथ फैट्स, फैट्स को भी डिकम्पोज करता है, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, ठीक है, इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन्स को किस में चेंज करता है, ग्लूकोज में। उसके बाद और किसको करता है डिकम्पोज, ये फैटी एसिड्स इनटू ग्लूकोज, किसमें चेंज कर दिया, फैट्स को किसमें चेंज कर दिया, फैटी एसिड्स में, ठीक है, प्रोटीन्स को ग्लूकोज में चेंज कर दिया, ठीक है, मतलब इन सब चीजों को इन सब चीजों में बदल देता है, एक तरह से ऐसा सोचो। तो मतलब ये सब आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दीज एंजाइम्स और प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। नॉर्मल सा बात है, यहाँ पे हम लोग ट्रिप्सिन भी लिए हैं, तो आप ऐसा भी सोच लो कि अमाइनो एसिड्स, क्योंकि ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों का बेसिकली इन तीनों का आपस में रिएक्शन है, अलग अलग रिएक्शन है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। और ये नेचुरल रिएक्शन है जो हमारे ह्यूमन बॉडी में भगवान ने जब से बनाया ह्यूमन बॉडी तब से चलते आ रहा है। जब से जो दूसरे होता है कार्निवोरस एनिमल, हर एक एनिमल, तो आप सोच सकते हो हर एक प्रोसेस जो हम लोग करते हैं खाते टाइम कितना इंपॉर्टेंट, खाने को चबाना, समझ रहे हो ना, प्रॉपर्ली चबाओगे तो ही उसमें ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, ठीक है ना, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। तीन हो गया इतना चीज, ठीक है। अब उसके बाद माल्टेज, अमाइनो एसिड रेस्पेक्टिवली, ये चीज इंपॉर्टेंट है, रेस्पेक्ट, ठीक है, कहने का मतलब है कि स्टार्च चेंज होगा ग्लूकोज में, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, इसको स्टार्च चेंज होगा आपका ग्लूकोज में, फैट चेंज हुआ किसमें, फैटी एसिड्स में, और प्रोटीन्स चेंज हुआ आपका ग्लिसरॉल और अमाइनो एसिड्स। तो दिक्कत क्लियर है, ये तो आप लोग प्रोटीन्स के बारे में पहले ही दिया हुआ है, ठीक है। फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल को आप यहाँ पे कर सकते हो, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल दिया है, समझ रहे हो ना, मतलब ये अलग है, ये कहाँ से बनेगा आपका, फैट से, ठीक है। और आपका प्रोटीन्स लास्ट में प्रोटीन से क्या बन रहा होगा, अमाइनो एसिड, ये तो ऊपर भी देख सकते हो, प्रोटीन से क्या बनता है, अमाइनो एसिड,
कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसके बाद एक और चौथा नंबर, उसको लिखो माल्टेज। क्या नाम है? माल्टेज। ठीक है। अब देखो माल्ट, अब ये वो ऊपर वाला सारा सारा तो हो गया, डाइजेशन वाला बता दिए। अब माल्टेज एक है जो प्रेजेंट होता है कुछ जानवर में, है ना? किसमें होता है? जानवर में नहीं, सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें ईस्ट में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसमें होता है ईस्ट में। इट इज प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स ऑफ ईस्ट। इट इज प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स ऑफ ईस्ट। कैसे ईस्ट क्या होता है तो जानते हो, बायोलॉजी में पढ़े हो, ठीक है ना? ईस्ट, और ये हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ, इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ, helps in the conversion of it helps in the conversion of maltose into glucose. अब देखो हम लोग खाते हैं ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, पता होगा, ठीक है? माल्टोज एक तरह से कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? माल्टोज क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? और ये हाइड्रेट को किस में चेंज कर देता है? ग्लूकोज में चेंज कर देता है ना। ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है हम लोग का डाइजेशन प्रोसेस में। ग्लूकोज बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पता है ना? ठीक है। तो दिक्कत, रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, याद है कि नहीं है? क्लियर है? तो दिक्कत समझ में आया? तो रेस्पिरेशन भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डाइजेशन के लिए, ठीक है? ऐसा भी सोच सकते हैं। माल्टोज इनटू क्या हो गया आपका? ग्लूकोज। किसमें चेंज कर दे रहा है? ग्लूकोज। अब उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ वन, चाइनीज। Chinase, it is also present in yeast cells. Yeast cells. Okay, and it helps in the fermentation of glucose into alcohol. तो अल्कोहल बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। It's help in the fermentation of glucose into alcohol. तो आप देख सकते हो कि भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में एंजाइम्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो बेटा एक खाना तुम्हारा कितना साल में पचता है? 50 तब ना, यहाँ एक दिन नहीं पचता, अगला दिन आदमी डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। समझ रहे हो ना बात को? अनपच हो जाता है ना, ठीक है? इट हेल्प्स इन द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। समझ में आ गया? आगे बढ़े, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं ना? अब ये जाइमेज वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना? ये क्योंकि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ोगे भी, ठीक है, बहुत जल्दी। ऐसे तो सारा रिएक्शंस आप पढ़ोगे, बायोकेमिकल रिएक्शंस भी बहुत आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है? मतलब स्टडीज में 11 12 बहुत बचा हुआ है, ठीक है? अभी तो 8 में, ठीक है? तो जाइमेज क्या है आपका? जाइमेज। तो ये बनता है आपका C2H5OH। ये तो आपका ग्लूकोज है, बताइए। ये आपका बना अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल है। इसका नाम क्या है आपका? इथाइल अल्कोहल, या फिर इसका दूसरा नाम बोल सकते हो इथानॉल। क्या बोल सकते हो? इथानॉल। क्या बोल सकते हो? इथानॉल। कोई दिक्कत? और ये आपका एक और चीज बनता है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनता है। क्लियर है? कोई डाउट है? समझ में आ गया बढ़िया से? कोई डाउट नहीं ना जी यहाँ तक? हाँ, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब बचा आपका
अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। किसमें? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से पहले यहाँ पे कुछ आप लोग को हम क्वेश्चन दे देते हैं। क्या देते हैं? क्वेश्चन, जो आप लोग होमवर्क के तौर पे घर पे बना लेना, ठीक है? जितना पढ़ाए हैं उतना सही दे रहा है, ठीक है? क्लियर है? तो डाउट यहाँ पे? चलो, तो जो है ना आप लोग इसको याद क्वेश्चंस आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में जिनको कोई डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है? सारा रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम ऑफ द रिएक्शंस हम केमिकल रिएक्शंस आपको करवा ही चुके हैं, आप एक बार देखिएगा। और नहीं तो पहले के रिएक्शंस होंगे, जैसे मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एसिड बेसिस सॉल्ट्स में पड़े, ठीक है? न्यूट्रलाइजेशन है ना, इस टाइप का चीज, तो बस उसी टाइप का रिएक्शन है, ठीक है? तो इनको कम से कम आप कर लीजिएगा। ऑब्जर्वेशन पूछा है कुछ रिएक्शंस का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऑब्जर्वेशंस में आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या होगा? आपको कलर, ठीक है? जो भी चीज होगा, जैसे गैस इवॉल्व हो रहा है या फिर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसका कलर इंपॉर्टेंट है, पहले क्या कलर था, बाद में क्या कलर हो गया केमिकल रिएक्शंस के बाद, ये चीज इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? स्टेट चेंज अगर कोई ऑब्जर्व हो रहा होगा तो वो देखना होगा आपको, ठीक है ना? क्या चीज ऑब्जर्व हो रहा होगा? स्टेट चेंज, ये आप लोगों को दिख जाएगा। जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट सिर्फ सॉलिड थे, या फिर पहले सिर्फ हाँ सॉलिड था, लेकिन मतलब रिएक्शन और उसके बाद कुछ गैसेस बन गया, तो इसका मतलब गैस इवॉल्व होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? गैस इवॉल्व होता हुआ दिख रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट समझ लो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कहने का मतलब आपको जो ऑब्जर्वेशन पहले बताए थे ना, हमें कैसे पता चलता है, जिसको हम लोग पहले लेक्चर में बताए थे, हाउ कुड वी अंडरस्टैंड दैट केमिकल रिएक्शन हैज टू, ठीक है? तो वो पार्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो वो सिर्फ चीज है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो जो चीज बोले इसको ऑब्जर्वेशंस आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है? और जो डाउट होगा, जो पर्टिकुलर चीज आपको नहीं मिलेगा वो आप पूछ सकते हो, तो दिक्कत मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो है वही है जो आप लोग कर चुके हैं, ठीक है ना? तो कोई वैसा दिक्कत नहीं, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।